वेलकम बैक नाज़रीन, इस्लामाबाद स्टूडियो से आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। और बात हो रही है जी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स है उसमें किस तरीके से खरबों रुपए की करप्शन हुई। और अकरम दुरानी साहब जो मौलाना फजल रहमान साहब के राइट हैंड थे, बन्नू से उनका ताल्लुक था, वो किस तरीके से इस 5 साल गुज़श्ता उन्होंने इस वजारत की जो कुछ उन्होंने किया वो सारा कुछ मैं आपके सामने रखा हूँ। और सबूत ये आपके सामने है, ये आप डिटेल भी आप देख सकते हैं। मेरे साथ अभी मौजूद हैं सलमान हाशमी, सीनियर सहाफ़ी हैं और वो इस स्टोरी पे काम भी कर रहे थे। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इस्लामुद्दीन जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं इंसाफ यूनियन, वर्कर यूनियन के जो है। अब इन्होंने विसल ब्लो की, बहुत सी चीज़ें की, इनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा इस्लामुद्दीन साहब के ये जो बड़े बड़े इदारे हैं इस हाउसिंग एंड वर्क्स के, और आप जानते हैं कि इससे मिनिस्ट्री को लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की टीम कितनी कोशिश करती रही, मौलाना फजल रहमान साहब कितनी कोशिश करते रहे, उससे पहले ये किस किस के पास मिनिस्ट्री रही है, और हाउसिंग सेक्टर में क्या होता है, हाउसिंग सोसाइटीज़ कैसे बनती हैं, जो फ्लैट्स कैसे बनते हैं, फिर आगे स्टेट ऑफिस कैसे वो उनको जनाब 1000 से ज़ायद कहना आसान है। जो रियल सरकारी मुलाजम हैं, जो यानी शरीफ भी हैं, जो शायद अपने डिपार्टमेंट में वो लायक भी होंगे, वो इंटेलिजेंट, उन लोगों को घर नहीं मिलेगा। और बोगस वो घर भी वो मिलते रहे हैं, फिर भर्तियाँ कैसे होती रही हैं। तो ज़रा आप इस पे नज़र जुड़ाएँ कि कहाँ पे और किस तरह का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये चीज़ें लेने में। मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने लोअर तबके यानी हमारी यूनियंस को भी इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। तो मैं अपने पूरे महकमे की तरफ से और अपनी पूरी यूनियन की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इसमें इनवाइट किया और हमारी जो आवाज़ है उसको आपने यानी चैनल तक आपके हाईलाइट करने की उसका शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ तक तो आते हैं, यहाँ तक शुक्रिया भी अदा करते हैं आपके काफ़ी लोग, उसके बाद वो नहीं आते। जब ये चीज़ें एक्शन होना शुरू हो जाते हैं ना, आप भी प्रेशर भी हो जाएगा आपको, तो उसके बाद नहीं आते। तो क्या उसके बाद भी फिर आएंगे? इंशाल्लाह लाजमी आएंगे। ऐसा है नवीद भाई के हमारे हाउसिंग वर्क्स में पाक पीडब्ल्यूडी इदारा है, इनका है कि रोड्स कंस्ट्रक्शन जितनी पूरे पाकिस्तान में है हमारे पाक पीडब्ल्यूडी का इदारा करता है। और फिर उसके बाद स्टेट ऑफिस है, इनका काम है कि पाक अपना इस्लामाबाद की जितनी भी हैं सेक्टर्स हैं, I9 है, G10 है और G7, G6, इसमें अलॉटमेंट को लुक आफ्टर करती है। यानी अलॉटमेंट इनके सुबुर्द है और मकानों की पोजीशन भी इनके पास सरकारी फ्लैट्स की, मतलब इनका जिम्मेदारी इनको लेके देना। लेकिन पाक पीडब्ल्यूडी से मैं सबसे पहले हाईलाइट करना चाहूँगा और एक इसमें हैंड्स है आपके लिए भी, और मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन FIA, NAB, सुप्रीम कोर्ट, जितनी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ हैं, इदारे हैं, उनके लिए एक छोटा सा पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है कि जितने भी ठेके लिए गए हैं या अपने लोगों को नवाजने के लिए ठेके दिए गए हैं, वो तमाम ठेके बिलो पे नहीं है, अबव पे है। यानी उनकी ना कंपटीशन हुई है, ना कोई टेंडर वगैरह इस तरह के मामलात हुए हैं। वो डायरेक्ट उन्होंने 50 अबव, 70 अबव उस पे यानी इन्होंने उनको दिए, अपने लोगों को नवाजा, ना उनको कोई कंपटीशन हुआ, ना कोई मामलात हुए। और अबव ठेका देने में तो दूसरी राय कोई नहीं ना, क्यों दिया गया अबव ठेका? और दूसरे इसमें एक अहम बात कि जिस टेंडर्स पे कंपटीशन हुआ है वो तमाम बिलो पे गए हैं टेंडर्स। ठीक है। हैरत अगर इधर से इन्वेस्टिगेशन देख लें कि जितने भी टेंडर हुए हैं अबव क्यों दिए गए? बिल्कुल सही। वो इसलिए दिए गए हैं कि अपने रिश्तेदारों को हर एक्शन ने, हर चीफ ने, DG ने, मतलब जितने भी हमारे अफसरान हैं उन्होंने अपना एक वो फ्रंट मैन रखा होता है, तो उसको क्या उसका नाम है, अबलाइज करने के लिए वो टेंडर दिए जाते हैं। तो इसके अलावा स्टेट ऑफिस का कोई 1000 के करीब जाली अलॉटमेंट का तरीकेकार ये है कि बैक डेट में अलॉटमेंट दी जाती है, या तो उसकी पोजीशन बैक डेट में दे दी जाती है इंक्वायरी ऑफिस से, या फिर ये कि उसकी चेंज लेके दी जाती है। इसमें हमारे स्टेट ऑफिस के कुछ लोग, कुछ पाक पीडब्ल्यूडी के माफिया एक पूरा जो अरसा दराज से ये काम कर रहा है, और तकरीबन 500 के करीब ऐसे मकान हैं जिनको रेंट आउट किया गया है, यानी उनकी अलॉटमेंट नहीं दी जाती और वो रेंट आउट यानी स्टेट की जो घर हैं सरकारी या फ्लैट्स हैं उनको
गैर कानूनी तरीके से अंडर द टेबल लोगों को किराए पे दिया जी जाता जी, बिल्कुल बिल्कुल और ऐसे। अलॉटमेंट जो लोग वेट कर रहे होते हैं वो उसी तरह वेट करते हुए नजर वो आ रहे उसी तरह सालों साल वेट किया जाता है और उनको अलॉटमेंट अभी भी अगर आप चेक करें तो इस टाइम सैकड़ों लोग हैं जिनको अलॉटमेंट मिली हुई है, बिल्कुल सही। लेकिन वो अलॉट मकान किया जाए जिसकी 10 साल सर्विस रहती है, किसी की 5 साल सर्विस रह जाती है, ठीक है। तो यानी उनको पोजीशन नहीं मिलती मकान के, वो बेचारों रोज सुबह शाम स्टेट ऑफिस के चक्कर लगाते हैं। और दूसरा हमारे पाक पीडब्ल्यूडी में आपने भी माशाल्लाह उसको काफी हैंडल किया है, जो अपॉइंटमेंट के हवाले से है पाक पीडब्ल्यूडी में, कि वैकेंसियां आई, एडवर्टाइजमेंट हुई, एडवर्टाइजमेंट के बाद इस्लामाबाद के एड्रेसेस पे बनू के लोगों के डोमिसाइल बनाए गए। अच्छा, बड़ा अरसा लगाते रहे हैं आप जी, लोगों जी, से जी। भी कोशिश की, जी, ये जी। डाटा नहीं मिलता था। अकरम दुरानी साहब ने इसको इस तरीके से छुपाया रहा कि हमारे जो हमारी टीम थी, सलमान जी। हाशमी साहब भी जाते रहे, जी, उनको जी, डाटा जी। नहीं मिलता रहा। अब बड़ी मुश्किल से थ्रू कोर्ट अगर आप डाटा लें या बिल्कुल, इंफॉर्मेशन जी, जी। के थ्रू, तो जी, फिर तो आपके समझते हैं हमारे इदारे जो है वो काम भी तो नहीं करना चाह रहे। सर ऐसा है, जब तक दुरानी साहब थे, अपना मिनिस्टर साहब थे, तो जाहिर है वो एक मिनिस्टर थे, तो उनका काफी असर था ठीक इस है। पे। तो हमने बड़ी कोशिश की कि इंडिविजुअल अपने जो महकमे के लोगों से भी उनसे भी मांगते रहे, लेकिन नहीं दिया। आखिर हमने ये जो आपको रिकॉर्ड दिया वो कोर्ट के थ्रू हमने बाकायदा सीएम दाखिल की और कोर्ट के थ्रू हमें ये रिकॉर्ड ये अवेलेबल हुआ। ठीक है। और इसमें बेज़ाब्तिया ये की गई कि 2% माजूर कोटा है, हाँ। उसको इग्नोर किया, 10% वुमेन कोटा है, 5% गैर मुस्लिम कोटा है। इस तमाम को, हालांकि एस्टेब्लिशमेंट के रूल है जो आपने पेपर दिखाए हैं कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसमें आपने सबसे पहले इस कोटे की। अच्छा, ये तो चलो एस्टैब्लिशमेंट के, ये तो सारा चीजें सामने आ जाएंगी। ये जो बन्नू से लोग आए हैं जी 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 और यहाँ भर्ती किए गए हैं, डोमिसाइल उनका बन्नू का है, रिहाइश उनकी बन्नू में है, तालीमी इसनाद सारी बन्नू की हैं, डोमिसाइल उनका इस्लामाबाद में और पंजाब में कैसे बन गया और एडवर्टीजमेंट के बाद कैसे बन गया? इससे बड़ी कोई करप्शन के सबूत किसी को दे सकता है कि इस पे आप कार्रवाई करें? बिल्कुल, ये बेज़ाब्तियां तो समझ लीजिए कि इंतहा कर दी है, क्योंकि ये डोमिसाइल बनाना डीसी ऑफिस के अमले का काम है। लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है, वहां भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पैसे दे के 5-5, 10-10 हज़ार रुपया चंद पैसों की वजह से वो डोमिसाइल बनाएगी। और इसमें हैरत वाली बात यह है कि कई लोगों की वेरिफिकेशन हुई, तो वहाँ जो हमारी एजेंसीज वेरिफिकेशन के लिए गई, वहाँ उन्होंने लिख के दिया कि यहाँ पे ऐसा कोई इस फर्द रिकॉर्ड ही नहीं है, नहीं रह रहा, बकायदा उन्होंने लिख के दिया। नहीं, कुछ तो डोमिसाइल मैंने ऐसे देखे जिसमें लिखा हुआ दुरानी हाउस, जी जी, फलाना हाउस, इसका मतलब वो अपने घर में, और कुछ ऐसे फेक एड्रेस लिखे हुए हैं कि वो तो नजर आ रहा है। वो तो हम अगले प्रोग्राम में ये चीजें सामने ले आएंगे। सलमान हाशमी साहब इस पे काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये मुझे बताएं कि इस सारे काम में आप अभी तक कहां कहां पे गए हैं, और आपको जो अभी जो मौजूदा वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा साहब हैं, स्टेट मिनिस्टर जो हैं अभी मोहम्मद शबीर अली कुरैशी साहब, उन पे आपको कैसा नजर आ रहा है, ताकि मैं सलमान साहब से भी पूछूं? सर हम सबसे पहले 4 साल हमने इस नए पाकिस्तान का इंतजार किया और काफी हमें उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है। इमरान खान साहब से भी हम अपील करते हैं आपके इस प्रोग्राम के वसात से, और फिर मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं कि इतनी बड़ी बेज़ाब्तियां जिनके सबूत मौजूद हैं, और चेयरमैन नायब से भी मैं अपील करता हूं, क्योंकि ये केस जुलाई से उन्होंने हैंडल किया हुआ है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, अब इंक्वायरी के मराइल पे आ चुका है। ठीक है। तो मैं उनसे भी अपील करता हूं कि इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और दूसरा, मैं अपने तारिक बशीर चीमा साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं फेडरल, फिर हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं शबीर अली कुरैशी साहब, इनसे भी मैं अपील करता हूं कि आप लोगों से हमें बहुत उम्मीदें हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती थी कि मैंने इन तमाम चीजों को पॉइंट आउट किया। सही। मिनिस्टर साहब के सामने भी पॉइंट किया, उसको मीडिया में भी लेके आए, लेकिन मेरे खिलाफ उल्टा उन्होंने कार्रवाई की, मुझे सस्पेंड कर दिया, फिर मेरा मकान कैंसिल कर दिया। गवर्नमेंट अकोमोडेशन में लो पेड मुलाजम हूँ, सरकारी मुलाजम हूँ, और 1 साल हो गया मुझे डिसमिस कर दिया। सही। वजह क्या है मेरी, यानी मेरी गलती क्या है कि मैंने जो करप्शन हो रही थी उसको हाईलाइट कर दिया। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा हुआ है कि जी जो करप्शन बताएंगे उनको 20% देंगे। बिल्कुल। लेकिन ये कि इधर माइनस में काम हो रहा है कि मेरे पास जो कुछ था वो ही मुझसे ले लिया गया। ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा कि सोसाइटीज
के ऊपर कैसे खेला जाता है। जी, जी। जो सोसाइटी मैं देख रहा हूँ बाराको में थी, जी, फिर जी। उसके बाद अभी ठलिया के मकाम है, वहाँ पे बहुत बड़ा स्कैंडल आया, वो जी, जी। डॉक्यूमेंट्स भी कुछ हमारे पास मौजूद जी, है, जी, उस जी। पर अलग एक शो करना पड़ जाएगा। जी, बिल्कुल ऐसे। G14, G15 में, जी, जी। F14, F15 में बहुत कुछ हुआ जी। है। फिर जो ठेकेदार वो कैसे मटेरियल कैसे जो है वो ऐसा इस्तेमाल होता रहा है, जी, खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा ना खुशगवार वाकया पेश होता है तो आपकी सरकारी जो इदारे हैं वो कहाँ पे खड़े होंगे। सलमान हाशमी साहब ये मुझे बताएं कि ये सारी सिचुएशन आपके सामने है, बोकस डिग्रीज जाली आपके जनाब ये बन जाते हैं, डोमिसाइल बनते हैं और 150 से जायद पन्नू से लोग आकर पंजाब और इस्लामाबाद के कोटे पे भर्ती होते हैं और सबूत भी सामने आ जाते हैं और फिर भी कार्रवाई करिए, वेट करते रहें। थैंक यू सची साहब। कहाँ कहाँ पे वैसे आपको मुश्किलात हुई और क्या मुलाकात हुई थी आपको शबीर अली कुरैशी साहब से? लग रहा है कि आपको कि ये जो जितना भी बड़ा स्कैंडल है जिस पे काम हो रहा है या हुआ है, आपको लग रहा है कि एक्शन हो रहा है इस पे? जी, मैं जहाँ तक हमारी वर्किंग है इस पे, हमने बहुत ज़्यादा वर्किंग की है इस स्टोरी के ऊपर। मिनिस्ट्री भी गए हैं, स्टेट ऑफिस में भी गए हैं, अप एंड डाउन हम ऑन द बॉल थे और नो बडी वॉज हमें कोई सीरियस नहीं ले रहा था। हमने बड़ी मुश्किल से इंफॉर्मेशन ली है और काफ़ी स्टेट मिनिस्टर नहीं, का दरवाजा आपको क्या लगता है कि इतना आसान होगा कि एक बंदा अरबों की खरबों की करप्शन करके तो वो सब कुछ सामने रख दे? आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना इसमें। जी जी, तो ये है कि ये तो एक पूरा प्लान माफिया है और ये मिनिस्टर जैसे ही अकरम दुरानी साहब आए हैं उनके साथ एक प्लान ऑर्गेनाइज। हाँ, वो लोग कौन कौन से लोग थे? स्टेट ऑफिस में कौन से लोग मौजूद थे? पाक पीडब्ल्यूडी में कौन से? क्योंकि बड़े अरसे से इस पे लगे हुए हैं आप। जी, इसमें ये है कि जैसे ही मिनिस्टर आता है उसकी जो फ्रंट मैन है और उसके जो बैक मैन हैं वो पूरी टीम तैयार हो जाती है क्रिमिनल्स की। उस वक्त कौन कौन मौजूद था, अब कौन कौन मौजूद है? ताकि जो मौजूदा वफाकी वजीर हैं या स्टेट मिनिस्टर हैं, कम अज कम उनको तो चाहिए कि उन जो फ्रंट मैन उस वक्त थे अभी भी अगर वही प्ले करते रहेंगे तो वो तो मजीद हर्डल्स क्रिएट करेंगे ना। इनको कहाँ इंक्वायरी है और कहाँ पे इंसाफ होने की तवक्को उनसे है, उन लोगों से? अब देखें, अकरम दुरानी साहब थे, उनका जो पीएस था उनका रिलेटिव था। उन्होंने फिर भर्तियां की अपने इलाके से जाके, सारे डोमिसाइल बनवाए, फिर उन्होंने यानी कि इंस्टॉल किया जितना वायरस था वो सिस्टम में इंस्टॉल किया। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं कि अपनी पूरी टीम बना लेते हैं, बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, क्योंकि इस अदारे का बजट इतना बड़ा है और कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स इतने बड़े बड़े हैं कि इवन के चाइनीज कंपनियां भी फ्रंट मैन रख के कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं। अच्छा। हमारे पास जराए हैं। ज़ाहिर है पाक पीडब्ल्यूडी इस पूरे पाकिस्तान के जो खरबों के ठेके करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन होती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं और फिर उसके बाद हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, फिर फ्लैट्स बनाते हैं, सरकारी मुलाजमीन के नाम पर सारा कुछ होता है ना। अब एक ही तो आपकी ये मिनिस्ट्री है जिसने पूरे पाकिस्तान को देखना है, तो आप क्या समझते हैं? अब कुछ चंद लोगों के जरा मुझे नाम तो बताए ना जो जिन पे आप काम कर रहे थे। अब क्या होता है कि ये पंटर्स कंपनीज होती हैं, ऑफ द शेल्फ कंपनीज होती हैं, इनको फ्रंट पे रखा जाता है और पीछे कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया जाता है चाइनीज कंपनीज को, जो कि भी लीगल है। अब इसमें जो इस वक्त की हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर जो हमने देखा है कि जो हाउसेज जब हाउसिंग डिपार्टमेंट जब देता है उसके अंदर मेन क्रिमिनल जो है उबैद साहब स्टेट ऑफिसर हैं, उनका भी एक रोल है, बट ही लुक लाइक सॉफ्ट। ठीक है, उसका जो नीचे सारा ट्री है, ट्री में जब हम जाते हैं क्रिमिनल्स की तो अयूब जान साहब, ठीक है, ये एक टॉप लेवल के बंदे हैं जो कि क्या करते हैं कब से मौजूद हैं? ये दुरानी साहब के दौर के हैं? जी, ये पुराने हैं, अभी भी मौजूद है? अभी भी मौजूद हैं और इन्होंने रिकॉर्ड जलाया था 2013 में। अच्छा। ठीक है, मतलब ये एक मास्टरमाइंड है। इस पे FIR हुई हुई हैं, 4 शादियां की हुई हैं उन्होंने इस्लामी तौर पर। चलो शादियां तो चलो करें जितनी मर्जी करें, हमें उससे नहीं है, लेकिन कम से कम घर देख लें। और घर वो सारे सरकारी तो नहीं है कहीं? जो सारी बेगमें हैं वो सरकारी घर में फ्री में रह रही हैं। अच्छा, अलॉट भी कोई नहीं है। उसके बाद जब उसके नीचे आते हैं, आबिद खान है एक, वो सब इंस्पेक्टर हैं। जो यूब जान है वो जॉइंट स्टेट ऑफिसर है। उसके बाद ताहिर है, वो भी सब इंस्पेक्टर है। उमर दराज है, यानी कि इनकी एक पूरी टीम है। ये पहले बंदे को लेत के आते हैं जो लोग जिनको घर चाहिए होते हैं, स्पेशली पंजाब से। कुछ वहां पे बाकायदा तौर पर डील्स हुई हैं, कुछ लोगों से डाटा भी उठाया गया है कि जनाब घर का एक घर इलीगली किस तरह अलॉट होता है, उसकी प्राइसेस भी तो है ना जी, कि कैसे कैसे देते हैं, पैसा कितना इन्वॉल्व है, जरा वो बताइए। जी, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि घरों की टाइप्स हैं, पहले तो ABCD और फिर इनकी मार्केट रेट लगता है। सही, ठीक है। अगर आपको A टाइप का घर चाहिए, गवर्नमेंट की हालांकि अकोमोडेशन है, वो बेचारा उसका रेंट दे रहा है 25 से 30 हज़ार रुपया गवर्नमेंट उसके रेंट। आपको पता है ना कि अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन लें तो गवर्नमेंट आपको 25 से 30 हज़ार रुपया रेंट देती है। अगर आप गवर्नमेंट को कहते हैं कि नहीं मुझे गवर्नमेंट अकोमोडेशन चाहिए, देन फ्रॉम योर सैलरी वो अमाउंट ली जाती है एंड दैट बेनिफिट्स आर टैक्सेबल। उस पे एम्प्लॉय टैक्स दे रहा है।
अब ये 2 से 2.5 लाख रुपया जो है ए टाइप की घर अगर आपको चाहिए तो अयूब जान जो है, जो कि फ्रंट मैन है उबैद का, ठीक है, वो क्या करता है कि 2.5 लाख रुपया डिमांड करता है, ठीक है, कि भाई 2.5 लाख रुपया आप देंगे तो हम फौरन आपको पोजेशन देते हैं घर का। बी टाइप अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका 2 से 3 लाख रुपया है। सी टाइप अगर लेना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी अकोमोडेशन है बी टाइप से, वो 3 से 4 लाख रुपए है। और जो डी टाइप है वो 4 से 5 लाख है। और अगर आप ई टाइप F6 में रहना चाहते हैं, जो कि हार्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसमें रहना चाहते हैं, 2 मिनट के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में, रेड जोन में है, अगर आपकी ड्यूटी हसास है, तो जो हसास लोग हैं वो फिर ई टाइप डिमांड करते हैं कि यार ऐसा करो कि बजाय मैं इतनी दूर रहूं, बैरियर टाउन में रहूं या इतनी दूर रहूं, तो आई शुड बी लिव नियर द वर्क। वो फिर 6 से 7 लाख रुपया उसकी मार्केट वैल्यू है। ठीक है, ये लेते हैं अयूब जान और उसकी टीम। अब देखें घर कितने और उसकी फिर क्या डिमांड है। इसमें तहकीकात इतनी स्लो क्यों है? एक तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि 1000 से ज़ायद बोगस ये जाली अलाटमेंट होती हैं, बैक डेट में सारा कुछ तैयार होता है। इसका फोरेंसिक जो है वो ऑडिट क्यों नहीं होता? और इसमें सारे इदारे क्योंकि मुलव्वस हैं, आप देखा होगा कि आपके हर तरह का इदारा मुलव्वस है इसमें, पार्लियामेंट से लेकर नीचे, क्योंकि उनको घर चाहिए, तो शायद इसलिए खामोश है। जी, एज ए फोरेंसिक अकाउंटेंट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। सती साहब, आप थैंक यू फॉर योर अपॉर्चुनिटी। कि देखिए, जब एविडेंस ही नहीं होगा, आप एडमिसिबल कोर्ट में क्या लेके जाएंगे? सबसे पहली बात तो ये है। अब जब ये सारे एविडेंस 2013 में अयूब जान साहब जला देते हैं, तो अगर हम इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे, वी नीड डॉक्यूमेंट टू प्रूव इन द कोर्ट। जब कोर्ट में हम लेके जाएंगे, खाली हम गवाहियां ले जाएं, अभी जो डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, तो कल परसों तो ये लगेगा, पता चलेगा फिर आग लग गई और फिर डॉक्यूमेंट सारे जलाए गए हैं। तो इस पे मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। इस्लामुद्दीन साहब, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, ये एक बहुत बड़ी साइंस है। 12 को में जो कुछ होता रहा है उसकी भी कुछ चंद चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। ठलियां के मुकाम पर अभी जो कुछ हुआ है, आप जानते हैं, उसके बिल्कुल साथ उस सोसाइटी के साथ जो है वो प्रॉपर्टी का रेट क्या है, और स्टेट ने जो पैसा दिया है वो टैक्स का पैसा है, मेरे और आपका टैक्स का पैसा है, वो कितना दिया है, और इससे बड़ा सबूत क्या मिल सकता है इदारों को, और इदारे खामोश क्यों हैं? सर ऐसा है, अगर आप अभी मौके पे जाएं, मैं ठलियां की मिसाल देता हूं आपको ना। अगर आप मौके पे जाएं तो अभी भी 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए वो आपको कनाल का प्लॉट आपको, यानी कनाल जगह आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इन सोसाइटीज के जो रेट्स दें जिस पे बुकिंग हुई है, तो वो लाखों में, यानी जो छोटा प्लॉट है 30-60 का 7 मरले बनता है, वो आपको हाउसिंग फाउंडेशन दे रही है 8-10 लाख रुपए का प्लॉट दे रही है। और अगर आप एक्चुअल रेट देखें, वहां पे कनाल का रेट लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा आपको दिया। ये ऐसा किया जाता है कि अपने फ्रंट मैन को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये कि क्योंकि ज़ाहिर जो गवर्नमेंट मुलाजिम है या ऐसे लोग हैं खुद सामने नहीं आ सकते, ठीक है, लेकिन इनको फ्रंट मैन पे रख के वही जमीन जो 50,000 लाख रुपए पर कनाल मिलती है, वो 8 से 10 लाख रुपए में हाउसिंग फाउंडेशन के थ्रू एग्रीमेंट किए जाते हैं। और उसमें अब आप लगाएं, अगर ये 1,000 कनाल जगह भी हो एक सोसाइटी के लिए, कि ये ना होने के बराबर है, 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार कनाल जगह होती है सोसाइटीज, तो इसमें एक प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की करप्शन, ठीक है, अरबों खरबों किया जाता है। मेरी तस्दीक कीजिएगा, मेरे पास डाटा आया था कि वो एक एसओ की वाइफ है यास्मीन, उनको भर्ती किया गया। तारिक इकबाल कुंडी साहब है, उनका बेटा भर्ती हुआ है, वो भी मेरिट पे आ रहा है। फिर अजरुल्लाह हैं, एक्सीएन जो है, उनके जनाब बेटे भी आ जाते हैं, भांजे भी आ जाते हैं, भतीजे भी आ जाते हैं, एक लंबी लिस्ट है वो अलग से। फिर एमबी खटक साहब का बड़ा रोल है, इनके हवाले से बड़ी चीजें मिल रही हैं कि जनाब इनका एक बेटा इंजीनियर भी बन गया। और फिर उसके बाद तायर जो पीएस जरा आप बताया, उसमें भी हमारे पास बहुत सी चीजें हैं कि क्या कुछ करते रहे। उनका भांजा यूडीसी भर्ती होता है। फिर जो एसओ है उनकी बेगम आसिफुल्ला खान है, वो भर्ती होते हैं एसओ के जो नजदीक है। ये क्या है ये सारा कुछ? सर ऐसा इसमें मतलब इसमें और भी बहुत से लोग हैं, मेरे पास पूरी अलग से लिस्ट है, लेकिन अब टाइम कम है। ये कैसे लोग मेरिट पे आ जाते हैं सारे? और सर आपके पास जो इंफॉर्मेशन है बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। ये ऐसा है कि हमारी अपॉइंटमेंट में एस्टेब्लिशमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। ये एनओसी हमें जो भी अपॉइंटमेंट होती है किसी महकमे में भी होती है, पाक पीडब्ल्यूडी के अलावा, तो एनओसी हमें एस्टेब्लिशमेंट इशू करता है। तो वो पहले अपना सामने रखता होगा, भाई 10 मेरे बंदे हैं, 5 मेरे। इसमें जो असल इशू है कि ये प्रोसेस 2 महीनों में इन्होंने मुकम्मल करके अपॉइंटमेंट करनी थी, ठीक, लेकिन ये प्रोसेस लेके 1 साल तक इस प्रोसेस को इन्होंने डिले किया। तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को नवाजा गया,
क्योंकि ज़ाहिर अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को भर्ती ना या उनके रिश्तेदारों को भर्ती ना किए जाते तो वो शायद ही इसमें इस्टेब्लिशमेंट के लोग कौन कौन से, जो डायरेक्ट इन्वॉल्व कौन कौन से लोग हैं? ये एक मेजबीन है, कोई मैं तो नहीं जानता हूँ, एसओ है, उनकी वाइफ है, एक और लेडीज है वो भी एक एस्टेब्लिशमेंट एसओ की वाइफ है, और इसमें आपने एमबी खटक साहब का नाम लिया, ये हमारे चीफ एडमिन अफसर हैं। इनके बारे में इतना डाटा है हमारे पास कि ये 10 प्रोग्राम भी हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये कब से मौजूद है यहाँ? मैं आपने जिक्र किया है कि उन्होंने अपने बेटे को भर्ती किया है। अगर आप इनकी हिस्ट्री के अलावा ये कुछ और रोल भी प्ले करते रहे, कहाँ कहाँ में क्या डील होती रही है, पैसा कहाँ से अकाउंट में आता है, कुछ और भी चीजें हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा। लेकिन मुझे बताएं कब से ये वहां मौजूद है, ये कैसे इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गए? इनकी सर प्रमोशन भी एक किस्म की बोगस प्रमोशन हुई है, क्योंकि जॉइंट एडमिन अफसर थे और ये चीफ एडमिन अफसर के इसी अपॉइंटमेंट की वजह से इनको प्रमोशन दी गई, जो वजह थी इनकी प्रमोशन। क्योंकि कोई भी अगर नेक्स्ट चीफ एडमिन अफसर रिटायर नहीं हो गए, ये हमारे यू पराचा साहब हैं, वो अभी डेपुटेशन भी पीएचए में है। कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।